दुनिया में जंगी हालात के बीच आज वोल्गा नदी के किनारे बसे शहर कजान पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कजान में चल रही ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर जहां तापमान चढ़ा हुआ है, तो वहीं कजान शहर का तापमान इस वक्त 6 डिग्री के करीब है और इसलिए दुनिया कह रही है कि ब्रिक्स में बॉस आ चुके हैं। यहां गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया गया और इसकी तस्वीरें दुनिया देख रही है। कई देशों के कूटनीतिक रिश्तों का पारा बढ़ाने वाला इसे कहा जा सकता है। दरअसल 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का यहां आयोजन किया गया है। इस संस्करण इसे कहें या एडिशन कहें कि खास बात यह है कि इस बार इसमें ईरान, मिस्र और इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से गर्मजोशी के साथ मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। यकीनन यह सम्मेलन कई मामलों में अहम है, कई लिहाज से अहम है और सबको कजान डिक्लेरेशन का इस बार बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। अगर इसके एजेंडे की बात करें तो इसमें आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति, व्यापार असंतुलन पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों में सुधार की बात पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। बता दें आपको, डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। ब्रिक्स में भारत की बड़ी साख, चीन से चली खींचतान और जंगी हालात के बीच भारत शांति जैसे कई मुद्दों पर बात कर सकता है, जिनकी चर्चा आपके साथ भी करनी बहुत जरूरी है। साथ ही आपको यह बताना भी जरूरी है कि ब्रिक्स सम्मेलन क्या है और उसकी अहमियत क्या है, यह संगठन कब बना, ये सारी बातें एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए जो आज दिन भर सुर्खियों में रही हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, अपने पक्के दोस्त। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी के साथ मुलाकात की तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। दोनों देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच बायलैटरल टॉक हुई। पीएम मोदी ने रूस के साथ रिश्तों का हवाला देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत जो भी जिम्मेदारी भारत को दी जाएगी वो भारत सहर्ष निभाने के लिए तैयार है। और एक बार फिर से उन्होंने भारत का रुख साफ किया रूस के सामने। इस मुलाकात को इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि 4 महीनों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की दूसरी मुलाकात है। यह बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने पीएम मोदी ने एक तरीके से फिर दोहराई, क्योंकि इससे पहले भी पीएम मोदी ने पुतिन से जंग रोककर बातचीत करने की सलाह दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां दिए गए बयान में कहा कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। हर प्रयास भारत का मानवता के समर्थन में है। हम जल्द से जल्द शांति की बहाली चाहते हैं। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इससे पहले जब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पीएम मोदी कजान के एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत लड्डू और ब्रेड नमक के साथ किया गया। साथ ही वो यहां प्रवासी भारतीयों से भी मिले। इसके बाद कजान के होटल पहुंचने पर उन्होंने भारतीय पोशाक पहने रूसी कलाकारों का डांस भी देखा। पीएम मोदी इससे पहले जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वो ब्रिक्स लीडर्स के साथ डिनर में शामिल भी होंगे। डिनर के दौरान उनकी यहां कई और लीडर्स के साथ अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल बातचीत भी हो सकती है। ब्रिक्स सम्मेलन के इस एडिशन में एक और तस्वीर है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। यह तस्वीर हो सकती है पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की, जिसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 2 साल बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय बातचीत होगी। इससे पहले इंडोनेशिया के बाली में दोनों नेता G20 के सम्मेलन में न केवल मिले बल्कि द्विपक्षीय बातचीत भी हुई।
वैसे तो दोनों नेताओं की मुलाकात पिछले साल ब्रिक्स सम्मेलन में ही साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी, लेकिन तब यहां पर कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि इस समय भारत और चीन की सीमा पर यानी कि एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी और भारत ने बहुत सख्त रुख अख्तियार किया हुआ था। लेकिन इस बार यह मुलाकात ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब एक दिन पहले चीन भारत की शर्तों पर मान गया है और बॉर्डर पर डी एस्केलेशन के प्रोसेस को शुरू कर चुका है। पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं और समझौते पर साथ आ रहे हैं। यह फैसला लद्दाख बॉर्डर को लेकर किया गया है। इसके तहत अब 2020 से पहले वाली स्थिति को न सिर्फ बहाल किया जाएगा बल्कि चीन इसका सम्मान भी करेगा। और आइए अब आपको यह भी समझा देते हैं कि किस तरह पीएम मोदी और भारत की भूमिका दुनिया के दो मोर्चों पर छिड़ी जंग के बीच काफी अहम रहने वाली है। ईरान और इजराइल में इस वक्त जंग के हालात बने हुए हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन में भी पिछले 2 साल से जंग लगातार जारी है। और अगर आप देखेंगे कि यहां पर साफ तौर पर जो स्थिति बनी हुई है इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें भी भारत एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और न सिर्फ निर्णायक भूमिका निभा सकता है बल्कि भारत यहां पर भी एक शांति प्रक्रिया को शुरुआत करने की दिशा में कदम उठा सकता है। हालांकि इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालात में जंग को रोकने को तैयार नहीं है जब तक सभी आतंकियों का सफाया नहीं कर देता है। वहीं रूस और यूक्रेन की बात की जाए तो रूस और यूक्रेन में भी पिछले कई महीनों से जंग लगातार जारी है और इस बीच रूस और यूक्रेन ने दुनिया के किसी मुल्क पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है शांति प्रक्रिया को लेकर, तो वो है भारत। और इसलिए पीएम मोदी लगातार शांति के समझौते की पहल कर रहे हैं और लगातार यह बात कही जा रही है भारत की तरफ से कि अगर शांति की किसी भी तरह की कोशिश होती है या दोनों देश एक साथ एक टेबल पर आने की कोशिश करते हैं तो भारत बातचीत के लिए तैयार है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में न सिर्फ भारत बल्कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात से इत्तेफाक रखती है कि इस दौर में शांति के साथ ही बातचीत होनी चाहिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले पुतिन से मिलते हैं, फिर जेलेंस्की से यूक्रेन में जाकर मुलाकात करते हैं, वहां ट्रेन के जरिए पहुंचते हैं और अब एक बार फिर से वो पुतिन से मिलने के लिए ब्रिक्स में पहुंचे और जहां बायलैटरल टॉक हुई है। ब्रिक्स समिट के जरिए पीएम मोदी रूस, यूक्रेन के साथ साथ ईरान और इजराइल को भी साथ रहे हैं। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच भारत के अच्छे संबंध हैं, वैसे इजराइल और ईरान से भी भारत के अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। ब्रिक्स में ईरान के राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत की चर्चा है। यही वजह है कि दुनिया की नजर आज मोदी पर टिकी है, भारत पर टिकी है। तो ये तो ब्रिक्स के 16वें एडिशन की बात रही। अब आपको बताते हैं असल में ब्रिक्स क्या है, कब बना, कैसे बना और ये संगठन कैसे काम करता है। ब्रिक्स यानी कि 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हालांकि इस बार ब्रिक्स प्लस इसे नाम दिया गया है क्योंकि इसमें 4 नए देश ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, आपसी सहयोग और वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। वर्तमान में ब्रिक्स यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। 1990 के दशक में दुनिया की विदेश नीति में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 देशों रूस, इंडिया और चीन ने मिलकर RIC बनाया। उस वक्त समूह की अध्यक्षता रूसी नेता येवगेनी प्रिमाकोव ने की। 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के 4 देशों ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन को इकोनॉमी के लिहाज से विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया था। इसके बाद 2009 में इन चारों देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे ब्रिक का नाम मिला, यानी कि BRIC। 2010 में अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे साउथ का समूह का हिस्सा इसे बनाया गया। इसी के साथ जैसे ही साउथ का हिस्सा इसमें जुड़ा, संगठन का नाम BRICS यानी कि ब्रिक्स हो गया। इसके बाद से यह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और अब
जब पुतिन से मोदी मिल चुके हैं और उसके बाद शी जिनपिंग से मोदी की मुलाकात होनी है, तो इस लिहाज से इस बार यह ब्रिक्स समिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश की और देश में आने वाले चुनाव की। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव जीतना, सत्ता तक पहुंचना काफी अहम होता है, लेकिन कभी कभी ये चुनाव पार्टियों के लिए चुनौती का सबब भी बन जाते हैं। एक दौर था जब पार्टी में चुनाव लड़ने वाले चेहरे एक हुआ करते थे, क्योंकि राजनीति में कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती, तो पार्टियां भरोसे और विश्वास के साथ प्रत्याशियों को लंबे समय तक चुनाव लड़ने का मौका दिया करती थी। आज भी लोकसभा और विधानसभा में आपको कई ऐसे चेहरे मिल जाएंगे जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा की चौखट 30 या 40 साल तक लगातार पार की है, लेकिन बीजेपी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद इस मिथक को तोड़ा है, इसे बदला है। उसने राज्यों से लेकर लोकसभा तक में इसमें बदलाव किया और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव तक में नए नए चेहरे पेश किए, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया है। यही वजह है कि बीते कई चुनाव में बागियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। कुछ पार्टी के समझाने पर मान भी जाते हैं, तो कुछ पार्टी के हाथ से निकल भी जाते हैं। चुनाव में यह सब होना आम माना जाता रहा है। टिकट कटने पर बागियों को समझाने में पार्टी के बड़े नेता भी आगे आते रहे, लेकिन इन बागियों को समझाने के लिए पोस्टर लगाए जाएं, ऐसा प्रयोग पहली बार देखा जा रहा है। दरअसल यह पूरा मामला महाराष्ट्र में लगे पोस्टर से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इनमें से कई ऐसे नेता हैं जो सूची से खुश नहीं माने जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जिन नेताओं को पहली सूची में जगह नहीं मिली है वो बगावत के तेवर अख्तियार कर सकते हैं या बागी हो सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें समझाने का एक नया तरीका इजाद किया गया। तरीका क्या है, वो इस पोस्टर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाई दर्शकों को। पोस्टर लगाया गया योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जुड़ा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये पोस्टर बागियों को समझाने के मकसद से ही लगाए गए हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है। जानकार मानते हैं कि जिस तरह से टिकटों को लेकर आपत्तियां दर्ज की जा रही है, वो जरूर बगावत की आशंका को देखते हुए पोस्टर से समझाने की कोशिश की गई है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। यह न सिर्फ उनकी रैली में आने वाली भीड़ इसकी गवाही देती है, बल्कि ये आंकड़े भी बताते हैं। हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने धुआंधार रैलियां की और पार्टी को कामयाबी मिली, उसके बाद उनकी महाराष्ट्र में भी डिमांड काफी हाई हो गई है। हालांकि ये पोस्टर जैसे ही मीडिया की सुर्खियां बने, कहा जाता है बाद में इसे हटा लिया गया, लेकिन तब तक बात जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच चुकी थी। सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो चुकी थी। लेकिन यह बयान दिया कब गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था, आइए आपको सुनवाते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बांग्लादेश में जब हिंसा का दौर जारी था, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी संदर्भ में इस बयान को जारी किया था। यह लगभग महीने भर पहले की बात है, लेकिन पोस्टर और उनका बयान आज की राजनीति में और आने वाले चुनाव को देखते हुए अभी भी मौजूद है। पोस्टर लगने के बाद हड़कंप मचना भी तय था। इस पर बीजेपी नेताओं का रिएक्शन भी आया है। जैसे बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए तो उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया, और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने इसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वो पैटर्न सेम लागू हो। वैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में शुमार है। किसी भी चुनाव में उनकी डिमांड हैरान नहीं करती।
बीजेपी भी उन्हें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारने से परहेज नहीं करती। हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, जहां पर उनकी रैली की कामयाबी की गवाही आंकड़े देते हैं। जम्मू कश्मीर में योगी ने 5 चुनावी रैली की, 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 14 रैलियां की, 14 सीटों को कवर करते हुए, और 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। आइए आपको बताते हैं सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर में कहां कहां जनसभाएं की। जम्मू कश्मीर में छंब, रामगढ़, आरएसपुरा, रामनगर और कठुआ में योगी आदित्यनाथ ने रैली की। वहीं हरियाणा में किस तरह सीएम योगी के प्रचार ने बीजेपी के भाग्य में जीत की पटकथा लिख दी, सीएम योगी ने कहां कहां हरियाणा में रैली की, यह भी देख लीजिए। हरियाणा में नरवाना, राई, असंध, फरीदाबाद, रादौर, जगाधरी, अटेली, भवानीखेड़ा, हांसी, नारनौन, पंचकुला, शाहबाद, कलायत और सफीदों में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली हुई। और उसके बाद रिजल्ट और तस्वीर दोनों आपके सामने है। यह बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा एक बार फिर अगर महाराष्ट्र में शुरू हुई है तो पूरे इलेक्शन के प्रचार के दरमियान आपको यह बयान गाहे बगाहे सुनने को मिलते रहेंगे, और इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। उपचुनाव की बात तो क्या बेटा बहू के बिसात, परिवारवाद की लाइन पर कौन कौन चल रहा है। एक दूसरे पर परिवारवाद, सियासत के बहुत आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन असल तस्वीर क्या है। देश में सियासी तौर पर दूसरे नंबर की अहमियत रखने वाले बिहार में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ जिन दूसरे राज्यों की 47 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हुआ है, इसमें बिहार की 4 सीटें भी शामिल हैं। खास बात यह है कि बिहार में होने वाले 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल या लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लेकिन इस सेमीफाइनल में सभी राजनीतिक दलों ने दांव राजनेताओं के परिवार वालों पर ही खेला है। जी हां, परिवारवाद से कोई भी दल अछूता नहीं है, चाहे कोई किसी पर कितना भी आरोप लगा दे। किसने किसको टिकट दिया और कैसे बिहार में बेटा बेटी बहू पॉलिटिक्स हावी है, ये आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया अलायंस की। तो रामगढ़ से राजद उम्मीदवार अजीत सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, साथ ही यहां के पूर्व विधायक और बक्सर से सांसद चुने गए सुधाकर सिंह के भाई हैं। बेलागंज सीट जो सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई, वहां उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी सीट न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार के खाते में रखने की कोशिश की गई है। आरजेडी शायद इन सवालों की परवाह नहीं करती है। परिवारवाद पर पूछे गए सवाल पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री और सांसद मीसा भारती ने जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कह दिया कि हो सकता है कि जीतन राम मांझी की बहू उनकी बहू नहीं हो, किसी और की बहू हो। हम लोग पर तो 1990 से ही परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। राजनीतिक परिवार के लोग राजनीति में आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, यहां लोकतंत्र है। लेकिन जो लोग इस तरीके का बयान देते हैं उन्हें संभल कर बोलना चाहिए और ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। मांझी जी तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन आजकल पता नहीं उन्हें क्या हो गया, वो कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप मुझे अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने आप को पेश करूं तो मुझे पार्टी ने 2014 में भी टिकट दिया था, लेकिन जनता ने नहीं उस समय मुझे जिताया। तीसरी बार मैं चुन के आई हूँ तो जनता ने जिताया है, परिवार के सदस्यों ने नहीं जिताया। और जहाँ रही बात मांझी जी के परिवार के सदस्यों की, अगर वो लोग राजनीति में आना चाहते हैं तो सबको, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं और यहाँ पे सबको अधिकार है। और दूसरी बात, इस तरह के बयान जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, जो राजनीति में है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आए दिन आजकल पता नहीं मांझी जी को क्या हो गया, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत उनको तजुर्बा भी है, फिर भी इस तरह के बयान आए दिन वो देते रहते हैं। तो बयान देने से उनको बचना चाहिए। और अभी तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो एक जिम्मेदार पद पे भी हैं। इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बहू में फंस गया बिहार का उपचुनाव। जी हां, इस बार उपचुनाव में ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसे मौका मिल रहा है अपने पुत्र, पुत्रवधू और पुत्री को चुनाव का टिकट
देकर उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये देखिए एनडीए के अंदर किस तरह से परिवारवाद हो रहा है ये तो दिख रहा है। ये दोहरा मापदंड जो लोग हमारी पार्टी के ऊपर परिवारवाद पर सवाल खड़े करते हैं आज खुद कटघरे में हैं, इनका जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ पार्टी के वर्कर को, कार्यकर्ता को, जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम जिन्होंने किया है उनको टिकट दिया गया है। अब एनडीए में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी परिवारवाद पर कई बार सवाल खड़े करते हैं। अब उनको जवाब देना चाहिए कि क्या हो रहा है। नहीं तो ठीक है, जीतन राम मांझी की बहू को टिकट मिला, सुनील पांडे के पुत्र को तरारी से टिकट मिला, आपके यहाँ भी तो जगदानंद सिंह जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पुत्र को टिकट मिल गया रामगढ़ से, और बेलागंज से सुरेंद्र यादव के पुत्र को टिकट मिल गया। तो यही कह रहे हैं कि सब लोगों को पता है कि हमारी पार्टी से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, आप उनका देख लीजिए, वो उन्होंने पार्टी के संगठन में रह करके पार्टी के लिए काम किया है, जनता के बीच में काम किया है, कार्यकर्ता के रूप में काम किया, उनको टिकट दिया गया है। लेकिन वहाँ कौन जानता था? एनडीए में कौन जानता था? बताइए आप, कभी आप इतने दिनों से हैं। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि मेरे दाग तुम्हारे दाग से ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे यहाँ जिन परिवार वालों को टिकट मिला वो कार्यकर्ता हैं, तुम्हारे यहाँ जिन परिवार वालों को टिकट मिला वो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं बिहार में। मगर इस समय बेटा, बहू और बेटी वाली राजनीति खूब जोरों पर है। अब जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल पूछा गया कि भाई आपने परिवारवाद किया क्या, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। लालू जी का याद नहीं आता है क्या? उनको मुलायम सिंह यादव का याद आती है कि नहीं? उनको जगता बाबू की बात याद आती नहीं कि जो उनका बेटा एक सांसद हैं और एक और विधानसभा में लड़ रहे हैं, टिकट मिला उनको। तो दूसरे को अगर वो कहते हैं तो अपने भी तो देखना चाहिए, उतना तो हमारा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तो थोड़ी दलील है, और इसलिए कहते होंगे कि शेड्यूल कार्ड पर उंगली सब लोग उठाता है तो हम पर भी उठा रहे हैं। नहीं तो कहा ना, शिवानंद तिवारी है शिवानंद तिवारी के बेटा भी से हैं। तो कौन नहीं है, किसके बेटा, किसके पुत्र, वो किसके बेटी नहीं है, सुबह लिखते हैं। अगर किसी का न रहता तब एक बात थी, हमारे पास कोई नई बात नहीं। और जहाँ तक दीपा का सवाल है, दीपा आज से है, वो जिला परिषद की सदस्य रही है। बात एनडीए की भी कर लेते हैं। परिवारवाद पर हमला करने वाली बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रही। तरारी सीट से बीजेपी ने विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। वहीं इमामगंज सीट से दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार हैं, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं। दीपा मांझी की मां ज्योति मांझी पूर्व विधायक हैं। जेडीयू ने बेलागंज से पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को टिकट दिया है, जो पूर्व एमएलसी बिंदी यादव की पत्नी है। हालांकि जेडीयू की तरफ से इस मामले पर सफाई पेश की गई, जिसमें कहा गया कि उनकी पार्टी ना तो परिवारवाद को बढ़ावा देती है और ना ही इसे तरजीह देने के पक्षधर है। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, एमएलसी हैं। नीरज जी, ये क्या परिपाटी शुरू हुई है? देखिए, हमारी पार्टी जनता दल यू के सम्मान नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जनता से जनादेश परिवारवाद पर लिया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद मनोरमा देवी जो विधान परिषद सदस्य रही हैं, वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। दीपा मांझी जी जिला परिषद की चेयरमैन रही है, जिला परिषद सदस्य रही है, सोशल एक्टिविस्ट रही है। लेकिन वहाँ तो महागठबंधन का स्वरूप देख लीजिए राष्ट्रीय जनता दल का। जगता बाबू प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के सिग्नेचर से प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा किसके लिए जाती है? सांसद में पुत्र के लिए, विधायक में भी पुत्र के लिए। ये कौन सा नजरिया है? सुरेंद्र यादव जी कैबिनेट मंत्री वही रहेंगे, विधायक वही रहेंगे, उसके बाद मौका मिलेगा तो बेटा को टिकट दे देंगे। तो राजनीतिक कार्यकर्ता झोलटंग है क्या? राजनीति में झोला टांगने के लिए आया है? तो ये एक परिपाटी शुरू हो गई ऐसा लग रहा है नीरज जी, क्योंकि देखिए बीजेपी में भी उन्होंने दे दिया तरारी से सीट उनके बेटा को। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक पक्ष है। मैं इसको सीधे तौर पर पार्टी हित से ऊपर उठकर मानता हूं कि राजनीति में परिवारवाद एक ऐसा राजनीतिक श्राप है जिसके चलते राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हकमारी होता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। नीतीश कुमार के पार्टी के लोग इसलिए थोड़े खुश हैं
क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी में परिवार वालों को टिकट कम दिया जाता है। लेकिन इस बार उपचुनाव में जो परिस्थिति देखने को मिली है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो या हम हो, बेटा बेटी और बहू वाली टिकट की बंटवारे ने खूब माहौल बनाया है बिहार की राजनीति का। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना।